स्टडी 22। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल वांटेड स्टडी 22 में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बना हुआ है। तो दोस्तों, आप सभी जानते भी हैं कि प्रत्येक साल अक्टूबर के माह में नोबेल पुरस्कारों से महान हस्तियों को सम्मानित किया जाता है। तो इस साल भी अक्टूबर का माह चल रहा है। अक्टूबर के माह में क्या है, जिन जिन महान हस्तियों को नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा उनके नामों का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं नोबेल पुरस्कारों पर। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में केवल आपको नोबेल पुरस्कारों के इतिहास के बारे में बताऊंगा, नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत के बारे में बताऊंगा कि आखिरकार नोबेल पुरस्कार विश्व के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक हैं, ये क्यों हैं, नोबेल पुरस्कारों का प्रोसेस क्या है, किसके द्वारा ये लाए गए, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड प्रत्येक फैक्ट, जो नोबेल पुरस्कारों के इतिहास से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। बहुत ही मजा आने वाला है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत पर या इतिहास पर। दोस्तों, नोबेल पुरस्कारों की जब हम बात करते हैं, नोबेल पुरस्कारों का जो प्रोसेस रहा है उसके प्रोसेस पे जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले नाम एक महान हस्ती का नाम हमारे सामने आता है जिसका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल पुरस्कारों का जो प्रोसेस है उसको विश्व में स्थापित किया। तो इसके जीवन के बारे में हमको जानना बेहद जरूरी है, तभी हम नोबेल पुरस्कारों के इतिहास को जान पाएंगे। आखिरकार नोबेल का पुरस्कार, जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ये इस अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा लाए गए थे विश्व में। वो किस तरीके से लाया गया ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, अल्फ्रेड नोबेल की जब हम बात करते हैं तो इसका जन्म 21 अक्टूबर 1833 में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 में स्टॉकहोम में हुआ था। कहां हुआ था? स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम किसकी राजधानी? स्वीडन की राजधानी, ठीक है। स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? स्वीडन की। तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ 21 अक्टूबर 1833 को, ठीक है। अब देखिए, इसकी माता का नाम क्या था? अल्फ्रेड नोबेल की माता का नाम क्या था? अल्फ्रेड नोबेल की माता का नाम था एंडिअटा एडसेल्स। इसकी माता का नाम था एंडिअटा एडसेल्स और पिता का नाम था इमानुअल नोबेल। पिता का नाम क्या था? इमानुअल नोबेल इसके पिता का नाम था। अब देखिए, इसकी जो माता थी एंडिअटा एडसेल्स, वो धनिक परिवार से बिलोंग करती थी और जो इसके पिता थे इमानुअल नोबेल, वो एक इंजीनियर था और आविष्कारक भी था, ठीक है। वो सब मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। देखिए, बाद में वो उद्योगपति भी बन जाते हैं, वो कैसे बनते हैं वो सब मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इनकी संतान की बात हम करें, यानी जो कि अल्फ्रेड नोबेल के भाई बहन थे, उनकी संख्या कितनी थी? टोटल 7 थे। ये जो एंडिअटा एडसेल्स और इमानुअल नोबेल की संतान कितनी थी? 7 थी। उन 7 संतान में से, 7 भाई बहनों में से 4 की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 4 भाई बहनों की मृत्यु हो गई। किसके? अल्फ्रेड नोबेल की शुरू में ही, ठीक है। तो जो बचे ये 3 जीवित रहे, उन तीनों में से एक था अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। यानी अल्फ्रेड नोबेल उन तीनों में से जीवित रहा। 4 पहले ही मर चुके थे, 3 बचे। 1833 में इसका जन्म होता है। अब इसका जब जन्म हुआ तो उस परिवार में, यानी इमानुअल नोबेल के परिवार में खुशी का माहौल छा गया। खुशी के माहौल छाने की वजह से उन्होंने क्या किया? एक फैसला लिया कि वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम को छोड़कर रूस में जाएंगे। तो रूस में जाने का उन्होंने फैसला किया और 9 वर्ष का होने के बाद, जब अल्फ्रेड नोबेल 9 वर्ष का हो गया, 9 वर्ष के होने के बाद, यानी 9 वर्ष की आयु में वो अल्फ्रेड नोबेल को उसके माता पिता कहां ले गए? रूस ले गए। रूस में कहां पे ले गए? पीटर्सबर्ग शहर के बारे में मैंने आपको बताया था कई बार। पीटर्सबर्ग ये एक औद्योगिक इलाका था, यहाँ पे वो ले गए रूस में, यानी 1842 में। 1842 में 9 वर्ष की आयु का हो गया था कौन? अल्फ्रेड नोबेल। तो 9 वर्ष की आयु में, यानी 1842 में रूस के लिए इसके माता पिता और अल्फ्रेड नोबेल रूस के लिए रवाना हो गए। वहां पे इन्होंने धीरे धीरे काम किया, अपना अस्तित्व जमाया, वहां पे रहने लगे पीटर्सबर्ग में। तो पीटर्सबर्ग में इन्होंने क्या किया? अपने उद्योग स्थापित किए। धीरे धीरे इन्होंने उद्योग स्थापित किए, तो वहां पे अपना इन्होंने प्रोसेस या एक तरीके से पैर बढ़िया तरीके से जमा लिए। तो 1842 में जब ये रूस में जा पहुंचे, वहां पे अपना इनका जो कार्यभार था वो सब संभाल कर 1864 में क्या हुआ भाई? पीटर्सबर्ग क्या था? रूस के एक औद्योगिक इलाका था।
तो वहां पे इन्होंने कारखाने लगाए। अब 1864 में, 42 में ये रूस आए, 33 में एल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ, ठीक है, 33 में एल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ। 64 में क्या हो गया, जहां पे रूस में पीटर्सबर्ग में इन्होंने कारखाना लगाया था, उस कारखाने में भयंकर विस्फोट हो गया। भयंकर विस्फोट का नतीजा इनको क्या मिलता है, जो 1864 में कारखाने में जो भयंकर विस्फोट होता है उसका नतीजा मिलता है कि इस भयंकर विस्फोट में जो एल्फ्रेड नोबेल का छोटा भाई था उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मारा जाता है इस विस्फोट में। तो उस टाइम एल्फ्रेड नोबेल ने एक बात अपने दिमाग में बैठा ली, एक चीज अपने, एक दृढ़ संकल्प उसने ले लिया, उसने ठान लिया कि वो एक ऐसी चीज का आविष्कार करेगा, एक ऐसी वस्तु का आविष्कार करेगा जिससे विस्फोट पर नियंत्रण पाया जा सके, जिससे विस्फोट पर काबू किया जा सके, ठीक है। क्योंकि भाई उसका जो भाई था वो किस में मिला, वो किसके द्वारा मरा, वो भयंकर विस्फोट के द्वारा मरा। तो भयंकर विस्फोट यानी विस्फोट को रोकने के लिए इसने एक नई चीज की खोज करने की उसी टाइम ठान ली और वो उसके खोज में लग गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। 1867 में उसने इस अपने दृढ़ संकल्प को क्या कर दिया, पूरा कर लिया, यानी उसने विस्फोट पर काबू पाने के लिए काबू पाने वाली चीज का आविष्कार कर लिया, ठीक है। तो वो क्या थी, डायनामाइट का आविष्कार किया। डायनामाइट के थ्रू विस्फोट को रोका जा सकता है, विस्फोट पर नियंत्रण पाया जा सकता है, ये चीज साबित करके दिखाई किसने, एल्फ्रेड नोबेल ने। और जो ठानी थी वो उसने पूरा करके दिखाया, वो अपना दृढ़ संकल्प उसने पूरा किया और डायनामाइट का आविष्कार वो कर लिया था 1867 में। 1867 में जब उसने डायनामाइट का आविष्कार कर लिया तो 1896 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों अब यहाँ पे समझो, 1896 में उसकी मृत्यु होती है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। 1896 से मृत्यु से पहले जब यहाँ पे उसका भाई मारा जाता है, यहाँ पे भयंकर विस्फोट में जब उसका भाई मारा जाता है तो उसकी वजह से वो क्या कर लेता है, इसका डायनामाइट का आविष्कार कर लेता है, ठीक है। और ये इतना आविष्कारक तो थे, आप यहाँ पे लगा सकते हो, आविष्कारक ये थे, इसके पिता इंजीनियर थे, ठीक है, बाद में उद्योगपति भी बन गए थे, ठीक है। तो इसने क्या किया कि 20 देशों में इन्होंने 90 कारखाने बना लिए, 20 देशों में 90 कारखाने स्थापित कर लिए। तो अब यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो कि उनका इनकम कितना होगा, कितने उनके पास आर्थिक कंडीशन उनकी कैसी होगी, ये स्वयं आप अंदाजा लगा सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। तो उनके पास आर्थिक स्थिति से रिलेटेड कोई भी कमी नहीं रही, बहुत ज्यादा मात्रा में उनके पास आर्थिक स्थिति होने लगी जब उनके 20 देशों में 90 उद्योग स्थापित हो चुके थे। तो उन्होंने, एल्फ्रेड नोबेल ने कभी शादी नहीं की, ठीक है। तो शादी नहीं की तो जो अब उसका जो टाइम था वो मतलब बहुत ज्यादा बीत चुका था, तो लगभग ही वो क्रॉस कर चुका था 50-60 साल। तो उसने क्या किया, उसके बाद उसने एक और चीज वहां पे ठानी कि भाई वो तो अब उसको पता था कि उसका टाइम नजदीक आ गया है, मतलब वो मृत्यु के करीब है। तो 1896 से पहले, मृत्यु से पहले उसने एक और बात कही कि जितनी भी उसकी इनकम है वे विश्व में शांति बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ, या फिर विश्व में अच्छा काम करने के लिए दी जाए, ठीक है। विश्व में एक ऐसी कंडीशन बनाई जाए, एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो विश्व में जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनको उसकी आर्थिक से, उसके पैसे से सम्मानित किया जाए, ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े और वो विश्व के भले के लिए कार्य करें, विश्व के विकास के लिए कार्य करें। और जैसे कि अब ये विचार उसके दिमाग में आया कहां से, कि उसने, देखिए यहीं से नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत होती है भाई। जब उसका भाई मारा गया किसमें, विस्फोट में, तो उसके भाई के साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों की जान गई। तो यहाँ पे वो क्या हो गया, नर्वस हो गया, ठीक है। नर्वस होने की वजह से वो विचार विमर्श करने लगा, चिंतन करने लगा डायनामाइट का आविष्कार करने के बाद, ठीक है। तो उसने किया कि आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में, मतलब विश्व में या फिर समाज में। तो अब इस पर काबू पाने के लिए, मतलब आगे से इस तरह की गलती ना हो,
इस पर उसने क्या किया, मान लिए कोई भी महामारी आई तो उसने महामारी से रिलेटेड मेडिसिन के क्षेत्र में पुरस्कार रख दिए, ठीक है। तो उसने कमेटी बनाई और कमेटी के हैंडओवर कर दिया कि जितना भी 90 कारखानों से उनका इनकम आ रहा है वो सारा इनकम विश्व के महान हस्तियों को दिया जाए, यानी ऐसे लोगों को दिया जाए जो समाज के लिए, जो विश्व के लिए बढ़ चढ़कर काम करे, विश्व के लिए अच्छा काम करे, ठीक है। और इसी कमेटी ने क्या क्या पुरस्कारों का नामांकन किया, पुरस्कार रखे और उन पुरस्कारों को नाम दिया नोबेल पुरस्कार, क्योंकि इसकी जो अल्फ्रेड नोबेल की जो पैसे थे उनके पैसे के आधार पे इनको दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार हैं, ठीक है। तो अनाउंसमेंट हो चुका है, जब जिस टाइम में देखिए अब यहाँ पे बनाया, अब 1996 में इसकी मृत्यु हो, सॉरी 1896 में इसकी मृत्यु हो जाती है। नोबेल पुरस्कारों से 10 दिसंबर 1901 में पहली बार सम्मानित किया जाता है। देखिए जो नोबेल पुरस्कारों का जो क्षेत्र कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, वो टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक हो गया रासायनिक विज्ञान, एक हो गया भौतिक विज्ञान, एक हो गया चिकित्सा शास्त्र, एक हो गया अर्थशास्त्र, एक हो गया साहित्य और एक हो गया विश्व शांति। इन 6 क्षेत्रों में क्या किया जाता है, इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कारों से महान हस्तियों को सम्मानित किया जाता है। सबसे पहली बार 1901 में नोबेल पुरस्कारों से महान हस्तियों को सम्मानित किया गया था। उस टाइम पहली बार इसमें 5 ही क्षेत्र थे, 5 ही क्षेत्र थे। कितने थे? 5 ही थे, 6 नहीं थे, 6 बाद में हुए हैं, यानी अर्थशास्त्र उसमें पहले नहीं था। इससे पहले 5 थे। जिस टाइम वो अल्फ्रेड नोबेल ने कि जब पहली बार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा कही गई बात या अल्फ्रेड नोबेल की के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नोबेल पुरस्कारों का जब आविष्कार हुआ पहली बार, तो उन्होंने पहली बार इसमें क्या किया, 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कारों को दिया गया था, ठीक है। तो बाद में एक और क्षेत्र जोड़ दिया गया अर्थशास्त्र के नाम से। पहले में अर्थशास्त्र नहीं था, बाद में अर्थशास्त्र आया। तो अब फिलहाल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कारों से महान हस्तियों को सम्मानित किया जाता है, ठीक है। एक और देखिए यहाँ पे एक पॉइंट हम छोड़ देते हैं कि 10 दिसंबर 1896 में उसकी मृत्यु हुई। कहाँ पे हुई थी? वो सैन रेमो शहर में हुई। सैन रेमो शहर कहाँ पे है? इटली में। इटली के सैन रेमो शहर में इसकी मृत्यु हो जाती है अल्फ्रेड नोबेल की, ठीक है। और ये क्या थे? ये स्वीडन के वैज्ञानिक भी थे, उद्योगपति भी थे, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप बढ़िया तरीके से इसके इतिहास के बारे में जान चुके हो, नोबेल पुरस्कार के बारे में जान चुके हो। यदि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।